हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 10 अगस्त 2024 के विजन आइस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजन आइस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है इंडियन ओशन स्ट्रक्चर को रिलेटेड। ठीक है, इन शॉर्ट ओशन स्ट्रक्चर को रिलेटेड। तो वही देख लेते हैं कि ओशन के अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से रिलीफ होते हैं। तो भाई जैसे हमारे लैंड पे हमें मिलता है कि पहाड़ है, प्लेन है, ट्रेंचेज है, सेम टू सेम ओशन में भी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमें बीच मिलता है, हम यहाँ पे ही घूमने जाते हैं। ठीक है, बीच से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे थोड़ा थोड़ा गहराई बढ़ती जाती है, राइट। वैसे ही जो हल्का बीच से आगे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे ही खत्म होता है वैसे ही एक स्टीप स्लोप आ जाता है, गहराई अचानक से एकदम डीप होने लगती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, क्योंकि स्लोप आ रहा है अचानक से तो कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर जो ये स्लोप है वो हल्का सा कम हो जाता है और धीरे डाउन थोड़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, क्योंकि हल्का सा गिरना कम हो गया है और यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बना रहे हैं, तो ये है कॉन्टिनेंटल राइज। और फिर जब एकदम ही बैलेंस बन जाता है, एकदम प्लेन आ जाता है, जैसे हमारे जो मैदान होते हैं वैसे ही मैदान जैसा बन जाता है, प्लेन बन जाता है, वो है एबिसल प्लेन। ठीक है, और बस फिर आखिरी फीचर बनता है हमारा, एक है ट्रेंचेस, यानी कि समंदर के अंदर मिलने वाली हमें खाइयाँ, बड़ी बड़ी खाई। और फिर आते हैं माउंटेन्स, सी माउंट, तो उसको हम सी माउंट बोलते हैं। अभी सी माउंट वॉल्केनो से ज़्यादातर क्रिएट हुए होते हैं, तो वहाँ पे हमें वॉल्केनोज भी मिल जाता है। ठीक है, वॉल्केनोज, तो वॉल्केनोज, माउंटेन्स और ट्रेंचेस, तो ट्रेंचेस भी है, माउंटेन्स भी है, और जो माउंटेन है उसको कोई कोई सी माउंट्स भी बोलते हैं, और वॉल्केनोज भी हमारे पास होते हैं। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए, सिंपल है। पहले बीच है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर राइज है, और फिर प्लेन है। ठीक है, ट्रेंचेस एंड माउंटेन आपको पता है। अभी न्यूज़ क्या है, तो सेम इंडियन ओशन में भी ऐसी कुछ ट्रेंचेस थी और कुछ सी माउंट्स थे, और साथ ही साथ कुछ रिजेस थे। अभी देखो, रिज क्या होता है, कोई भी रिज, तो तीन टाइप के मेनली एलिवेटेड लैंड होता है। ठीक है, एक होता है हमारा हिल, उल्टा बना दिया मैंने, एक्चुअली ये हिल नहीं, ये माउंटेन है। माउंटेन पकड़ो इसको, माउंटेन। अभी जो माउंटेन है वो हिमालयाज़ को पकड़ लो आप, हिमालयाज़। माउंटेन जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको पीक देखने को मिल जाएगी, फिर छोटी छोटी समिट होगी, मतलब वो जब छोटी छोटी पीक्स बन जाती है रास्ते में उसके। और जो माउंटेन का टेरेन होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, रगड होता है। ओके, जैसे इसमें ज़्यादातर आपको ट्रेंच दिखेगी, खाई, और ऊंचाई जो होगी वो भी, चढ़ाई इसकी बहुत हार्ड हो जाएगी। तो ये माउंटेन होता है, ठीक है, जो स्टीफ है और जो रगेड है। फिर आता है हमारा हील्स। हील्स में आप बराबर हील्स देख लीजिए, हील्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, थोड़े से ईजी रहते हैं। ठीक है, अभी आप दोनों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है हील्स और कौन सा है माउंटेन। ठीक है, हील्स होते हैं वो ईजी रहते हैं और थोड़े से ऐसे स्लोप में होते हैं, वो है हील्स। ओके, अभी तीसरा हमारा होता है रिजेस। तो देखो, ये रिज भी एलिवेटेड लैंड है, पर ये जो इसकी ब्रीथ होती है वो छोटी होती है, और जो लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक, इस ये फोटो में देख लीजिए, ये देखिए, ये चौड़ा तो बहुत कम है बट लंबा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी चौड़ाई कम हो बट लंबाई ज़्यादा हो वो रिज होता है, और जो ये लैंड होता है उधर से एलिवेटेड होता है। ये देखो, एलिवेटेड है ना, यस। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि भाई नैरो एंड लॉन्ग एलिवेटेड लैंड। ठीक है, ओके, तो ये हो गया रिज। अभी जो हमने ओशन की नेमिंग की है, ओशन फीचर्स की इंडियन ओशन में, वो यही की है, रिज थे इंडियन ओशन में, उस रिज की हमने नेमिंग की है। और फिर सी माउंट थे, मतलब सी के अंदर मिलने वाले माउंट, उसकी हमने नेमिंग की है। ठीक है, हमने क्या नाम रखा है, तो अशोक सी माउंट रखा है, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। ठीक है, इसको अप्रूवल किसकी मिल गई है, तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, ये यहाँ पे दोनों नीचे दे रखे हैं। ठीक है, हाइड्रोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन 1921 में बना था, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और यूएन में इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। और इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, तो ये सबके इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ बना है, और इसका मेन एम है मरीन साइंस के ऊपर काम करना। ओके, अब ये जो भी ओशन में हमें फीचर्स मिलते हैं उनका भाई नाम वाम प्रपोज करना, एसेट्रा, उनको देखना, ये सब यही लोग काम करते हैं। ठीक है,
दैट्स इट। और हाँ, छोटी सी एक और बात बताई गई है कि गैप को जनरल बैथोमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन, जो कि इन दोनों की ही बॉडी है जॉइंट, ये क्या करती है, कलेक्ट करती है बैथोमेट्रिक डेटा और उसको मैप करती है, ठीक है। और ये जो उसकी एक दूसरी बॉडी बनाई हुई है, सब कमिटी ऑन, ये यहाँ पे लिखा है सब कमिटी ऑन अंडर सी फीचर्स नेम्स, वो क्या करती है, इस गैजेटर्स को नेम और सबको बताती है कि भाई ये लो, ये नाम है, ये डेटा अवेलेबल है, यूज़ करो इसको अगर आपको चाहिए तो। ओके, आप समझ गए क्या मेन न्यूज़ हमारी यही थी, ओशन फ्लोर में हमें जो जो फीचर्स मिलते हैं, और दूसरा जो इसकी नेमिंग हुई है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस बिल। दो देखो, जो सबसे पहली और दूसरी न्यूज़ होती है ना, वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो हम हमेशा इसलिए ध्यान से करते हैं, फिर जो मिलती है फिर और लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा ऐसा होता जाता है। और देखो ये ज़रूरी नहीं है, बट जो शुरुआत में होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए ज़्यादा उसमें टाइम जाता है हमारा। चलिए दूसरा न्यूज़ है हमारा फाइनेंस बिल। तो जो हमारा बजट हुआ था रिलीज, उसमें हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से 12.5% कर दिया था फॉर नॉन फाइनेंशियल असेट्स एंड फॉर फाइनेंशियल असेट ऑल्सो। बट देखो यहाँ पे ही पहले मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। देखो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें दो कैटेगरी है, एक तो है इक्विटी वाली कैटेगरी, ठीक है, इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डिंग हमें रहते हैं वो वाली कैटेगरी। तो जो इक्विटी के ऊपर लगता था हमारा, उसको हमने बढ़ा दिया था, उसको हमने कर दिया था 10% से 12.5%। और जो दूसरे हैं हमारे, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, घर, ज़मीन, जायदाद, और कोई दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, उसको हमने अदर्स में, बस अदर्स लिख देता हूँ, ठीक है, उसको हमने, वो पहले 20 था, उधर से घटा के हमने कर दिया 12.5, ठीक है। तो इन शॉर्ट जितने भी अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल है उन सब पे टोटल टैक्स कितना लगता है, तो 12.5, पर किसी पे हमारा बढ़ गया है तो किसी पे हमारा कम हो गया है, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई एक ट्रेंड पूछा जाता है तो वो सही नहीं है, दोनों में, एक में बढ़ा है तो एक में घटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जो घटा है 20% से 12.5 हो गया है, उसकी बात चल रही है। इसमें देखो एक और दो चीज़ भी बोली गई है, एक होता है इंडेक्सेशन और एक होता है विदाउट इंडेक्सेशन। अभी इंडेक्सेशन क्या होता है, तो समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाउस का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कोई घर बाई किया था 10 रुपये में, और फिर 5 साल के बाद इस घर की कीमत बढ़ जाती है और हो जाती है 20 रुपये, ओके। बट इसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में महंगाई का आना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कि पहले मैगी मिल रहा था 5 रुपये में, अभी मैगी की कीमत ऑलमोस्ट 15 रुपये हो गई है, तो ये इन्फ्लेशन है ना, मैगी तो सेम रहा है पर जो बीच का भाव बढ़ा है वो महंगाई है, ओके। तो सेम घर में भी ये बात लागू हो रही होगी, राइट, कि 10 रुपये से जो 20 रुपये घर हो गया है, उस घर में महंगाई होगी। अभी इस महंगाई को हम देख लेते हैं, समझ लीजिए महंगाई है 5 रुपये, 5 रुपये, इसमें इन्फ्लेशन था, ठीक है, इन्फ्लेशन में लिख देता हूँ, इन्फ्लेशन था इसमें। और अभी जो 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 5, 10 + 5 इन्फ्लेशन 15, और 5 + 5 वो मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि 20 में मैंने बेचा है। तो अभी इंडेक्सेशन को अगर मैं देखूंगा तो उसमें ये लोग इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे कि हाँ भाई इन्फ्लेशन को हटा दो, और फिर जो 5 रुपये आपका प्रॉफिट मिल रहा है इस पे अभी लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, तो जो भी मैंने कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट बेच के पैसा कमाया है, उस प्रॉफिट पे टैक्स लगना, मतलब कैपिटल जितना भी मैंने गेन किया है उस पर टैक्स लगना, वो है कैपिटल गेन टैक्स। और यहाँ पे मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला है ना आफ्टर डिडक्टिंग इन्फ्लेशन, तो इस पे टैक्स लगेगा, फाइन है। अभी समझ लिए विदाउट इंडेक्सेशन क्या होता है, कि भाई इंडेक्सेशन नहीं देखना है हमें, तो कुछ नहीं है भाई, 10 में 10 का था और 20 में बेचा, इन्फ्लेशन को हम अभी काउंट नहीं करेंगे, तो 10 रुपये मेरा प्रॉफिट है ना, तो बस इसी 10 रुपये पे लगा दो भाई टैक्स। अभी मुझे आप खुद बता दीजिएगा कि फ़ायदा किस में होगा, इन्फ्लेशन को काउंट करोगे और बाद में टैक्स दोगे उसमें, या इन्फ्लेशन को नहीं काउंट करोगे और उसमें। डेफिनेटली हम काउंट करेंगे तो ही फ़ायदा होगा, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली बढ़ा ही होगा उस टाइम पे भी, ओके। तो अभी ये जो अमेंडमेंट लाया है उन्होंने क्या हमें अलाउड किया है कि अगर कोई पर्सन चाहता है तो वो विदाउट इंडेक्सेशन भी पैसा भर सकता है, बट वो होगा 12.5%, और विथ इंडेक्सेशन भी भर सकता है, बट वो होगा 20%। अभी आपको जिसमें भी फ़ायदा मिल रहा हो, आपको लगता है कि मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, उन दोनों में से किसी को भी पैसा भरिए, ठीक है। बट विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 भरना है,
विथ इंडेक्सेशन 20% भरना है। ओके देखो, नंबर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इंडेक्सेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है टैक्स पेयर के ऊपर। ओके चलो, इंडेक्सेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन ही होता है इन शॉर्ट। अमेंडमेंट में 2 प्रोविजन दे रखे हैं कि भाई जिनको जैसे भरना हो वैसे भरो, विदाउट इंडेक्सेशन, विथ इंडेक्सेशन, दोनों में रेट अलग अलग है। बट ये लागू किस पे होगा, उन्हीं लोगों पे जिन्होंने 23 जुलाई 2024 से पहले कोई प्रॉपर्टी अक्वायर्ड की होगी, ठीक है। अगर उससे बात की है तो उसके बाद तो आपको 12.5 ही भरना है, यहाँ पे 12.5 ही। ओके अब ये कैपिटल गेन तो मैंने आपको बता दिया, जो भी हमें कोई भी चीज़ सेल करने से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो है कैपिटल गेन, ठीक है। और इसके ऊपर टैक्स मतलब कैपिटल गेन टैक्स। अब ये रियल एस्टेट भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स, तो यूजुअली कोई चीज़ अगर 12 मंथ से भी कम रखी जाती है, मतलब 1 साल से कम, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि अनलिस्टेड फाइनेंशियल असेट और नॉन फाइनेंशियल असेट्स, जिसको हम 12 महीने तक 24 मंथ्स तक रख लेते हैं, मतलब कि 2 साल तक रख लेते हैं। सेम अभी लॉन्ग टर्म में भी वही होगा कि 1 साल से ज़्यादा रखी जाती है, और एक्सेप्शन में क्या होगा, वही 24 मंथ, 2 साल वाली बात, ठीक है। कोई 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 3 साल भी होती है, बट वो ज़रूरी नहीं है। यूजुअली आप यही देखोगे, 1 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म, ठीक है। बाकी अनलिस्टेड फाइनेंशियल बात है वो अलग बात है, बट यूजुअली ये बात होती है 12 महीने वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, बड़ी न्यूज़ हो रही हो तो आपका रिटेंशन कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम स्लो जा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं जो थोड़ी फालतू बात होगा वो आपको बताऊंगा नहीं, या फिर थोड़ा और भगाने की कोशिश करेंगे। बट ध्यान दीजिए, और समझ आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे बताइए कि हाँ भाई मैं अच्छा बता रहा हूँ, तो मैं और अच्छे से बता रहा हूँ। और मुझे आपको अगर भगाना होगा तो वो भी बता दीजिए कि भाई थोड़ा भगा के चलिए, तो हम भगा देंगे आप बात को, ठीक है। चलिए फिर हमारी न्यूज़ है डीपेस्ट रॉक सैंपल फ्रॉम अर्थ मेंटल। देखिए, हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। अगर हम ये समझ लीजिए एक अर्थ का टुकड़ा है ना, ये अर्थ का टुकड़ा है, और ये उसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे ऊपर जो आता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। फिर उसके नीचे जो आता है उसको हम मेंटल बोलते हैं। मेंटल में अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, और फिर आता है कोर। कोर आती है आउटर कोर और इनर कोर, लिक्विड एंड सॉलिड। ये क्यों होता है वो जियोग्राफी का पार्ट है, हम डेफिनेटली बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, जो क्रस्ट का पोर्शन है और जो अपर मेंटल का पोर्शन है, मेंटल 2 पार्ट में है, राइट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो क्रस्ट और अपर मेंटल का पोर्शन है उन दोनों को अगर मिला दो तो हमारा बनता है लिथोस्फीयर, ठीक है। उन दोनों को लिथोस्फीयर बोला जाता है। और जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों मिल जाते हैं, मतलब इन शॉर्ट मेंटल, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर किसको बोलेंगे, तो क्रस्ट, लिथोस मतलब ये लिथिक से शब्द बनता है, लिथिक मतलब पत्थर, तो ऊपर वाली हमारी लेयर, लिथोस मिल जाता है और मेंटल मिल जाता है अपर मेंटल, तो हमारा बन जाएगा लिथोस्फीयर। अभी देखो बात इसी की चल रही है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये। ओके, तो क्रस्ट हमारा, फिर मेंटल, फिर कोर, CMC। आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूज़ में क्या है, तो भाई मेंटल, हम इतना डीप गए कि मेंटल का हमें एक रॉक मिल गया है, डीपेस्ट मेंटल का, कि अब तक हम गए थे और रॉक मिला था, उससे डीपेस्ट मिल गया है। तकरीबन हमें 1.2 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद ये मिला है। और कहाँ पे मिला है, तो एटलांटिक्स मसीफ में। ये एटलांटिक्स मसीफ अंडर वाटर माउंटेन है जो हमें मिड अटलांटिक रिज के यहाँ पे मिलता है। मिड अटलांटिक रिज क्या है, तो देखो ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, इन दोनों के बीच में एक रिज जैसा, हमने देख लिया ना ऊपर रिज कैसा होता है, तो एक बहुत लंबा चौड़ा रिज है, और इसी रिज को हम बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि ये जो ओशन है वो ओशन है अटलांटिक ओशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ही है अटलांटिस मसिफ, अरे यार रख देना था, नहीं गलती भी, छोड़ो। तो यहाँ पे अटलांटिस मसिफ है, और इसी को हमने जब खोदा, मतलब यहाँ तक हम पहुँचे और हमें मिल गया है एक डीपेस्ट रॉक, दैट्स इट, यही न्यूज़ में है। अब इसका फ़ायदा क्या हमें मिल रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई अपर मेंटल कैसा दिखता है, कैसा उसका कंपोजिशन है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते रहते हैं, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था,
और भी बहुत कुछ बात थी, ठीक है। और जो ये सैंपल रिकवर हुआ है उसमें क्या हमें मिला, तो ये 70% रॉक कंटेन है, अटलांटिक मसीफ यहाँ पे मिला है, ओके। और ये किसका प्रोग्राम था, तो इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम, ओके। रोज रॉक का जो मेंटल से मिला, मेंटल में क्या मिलता है, तो मेंटल में जितने भी रॉक होते हैं वो ज़्यादातर सिलिकेट रॉक होते हैं, और 80% ऑफ अर्थ वॉल्यूम जहाँ पे है वो यही मिड लेयर में मिलता है, ओके। ये सब बकवास बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बस आपको यही देखना था कि कैसे अर्थ का लेयर्स बनी हुई है, अर्थ की लेयर्स कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या करते हैं आपको पता है, ठीक है। गरीबों को हम घर प्रोवाइड करते हैं। आगे जो फेज़ 1 था, फेज़ 1 में हमने अराउंड 1.18 करोड़ हाउसेस बना दिए थे और उसको सेक्शन कर दिया था। उसमें से भी 85 लाख जितने हाउसेस ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट भी हो गए हैं और नए डिलीवर भी होने को है, मतलब नए मिल जाएंगे ये 1.1 के बाद वाले, ओके। इसका 2.0 वर्जन आ चुका है। ये किसकी भाई स्कीम है, तो महुआ की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसका मोटो यही है, हाउसिंग फॉर ऑल। और इसमें सारी की सारी जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, एक्सक्लूडिंग वन आईसिस कंपोनेंट, आईएसएस कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या है, तो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। मतलब कि आप जो भी लोन लोगे मकान लेने के लिए, उसमें से जो इंटरेस्ट होगा उसमें से आपको कुछ इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। समझ लीजिए कि 10 लाख का घर था, 10 लाख में मैंने लोन लिया, लोन का अमाउंट बन रहा था 15 लाख, इस 15 लाख में से 2 लाख समझ लीजिए इंटरेस्ट था, तो वो मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ हिस्सा उसका वापस मिल जाएगा, सब्सिडी मिलती है। अगर आपके किसी जान पहचान वाले ने या फिर किसी ने भी आजू बाजू किसी को देखा हो ये आवास योजना वाला सब्सिडी मिलते हुए, तो आपको इसका आइडिया होगा। तो ये है सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। जो आईएसएस कंपोनेंट है वो सेंट्रल सेक्टर है। अभी सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, तो जिसकी 100% फंडिंग सेंटर से आए तो वो सेंटर सेक्टर है। और सेंटर स्पॉन्सर क्या है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है जिसकी फंडिंग पैटर्न चेंज हो, जैसे कि 60% होगा वो सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा, या फिर 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट देगा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अभी ये डिपेंड करता है कि स्टेट कौन से टाइप का है। नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली 90-10 रेशियो चलता है और बाकी के देशों में बाकी के स्टेट्स में 60-40 चलता है। इसका टेन्यूर क्या रहेगा इस स्कीम का, तो 28 से 29 तक ये रहेगा। इसमें एलिजिबल कौन होंगे पर्सन, तो जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं होगा, वो जो इकोनॉमी की वीकर सेक्शन होगा, जो लोअर इनकम ग्रुप से आता होगा और मिडिल इनकम ग्रुप से आता होगा। और आपने पंचायत सीरीज़ देखी है, अभी जो न्यू आई थी सीज़न, उसमें यही बात की गई है, ठीक है। कि कैसे एक दादी जी होते हैं, उनको मकान चाहिए होता है तो वो अपने पक्के मकान से हट के कच्चे मकान में आ जाते हैं, तब जाके उनका नाम लगता है पक्के मकान मिलने के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन से टाउन्स होते हैं, तो ऑल सेटुडाई टाउन कवर होते हैं। 3 टाइप के इसमें वर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि मैंने खुद ही मेरा मकान बना लिया लोन लेके, वो भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें भी मुझे सब्सिडी मिल जाएगी और फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर मकान बना के देगा उसका प्रॉफिट साइड में रखते हुए और फिर मकान मिलेगा। और तीसरा है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, यहाँ पे मकान भाड़े पे मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट की ऑलरेडी अवेलेबल ऑफिस हैं, जगहें हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके भाड़े पे दे दिया जाएगा। अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट है तो ऐसे ही दे दिया जाएगा, ओके। फिर और उसमें क्या मिलता है, तो इनोवेशन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की बात है, टेक्नोलॉजी रिनोवेशन ग्रांट्स की बात है, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की बात है, फैसिलिटेटिंग इक्विटी की बात है। ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। मेनली आपने सब देख लिया कि मेन मोटो क्या है आवास योजना का। और इसमें से एक जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर है, ओके। 3 टाइप के वर्टिकल हैं, एक खुद बनाओ, फिर प्राइवेट बना के दे और रेंटल मिल जाए, ये तीनों में हो सकता है। चलिए, इसमें देखो मेन इशू क्या है पता है, कि यार इवन रिसेंटली भी हमारे भी एरिया में जो आवास योजना वाले मकान बने हुए हैं, ये मिलने चाहिए उनको जिनके पास घर नहीं हो या फिर जो गरीब हो। बट एक्चुअली मिलते किसको है, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। इवन आप आवास योजना वाले घर में, मैं एक बार गलती से घुस गया था, मुझे पता नहीं था, और वहाँ पे भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पड़ी है, फॉर्च्यूनर पड़ी है और बंदा रह रहा है आवास की योजना में। बाद में मुझे पता चला कि यार आवास की योजना वाले घर हैं और यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो तो लाखोंपति है। बट फाइन, यही है हमारी लूप होल्स गवर्नमेंट की, और इसीलिए वी शुड बिकम IAS एंड कम अट विथ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। चलिए आगे बढ़ता है। अच्छा काम इन शॉर्ट करो यार,
अगर IAS बन के भी पैसा ही खाना है तो कोई मतलब नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने मिलकर एक ATM लॉन्च कर दिया है, ग्रेन ATM। इन शॉर्ट, जैसे ATM में से हम पैसा निकालते हैं, यहाँ पे आप अपने गेहूँ चावल निकाल पाओगे, ठीक है, जो आपको यूजुअली PDS में मिलते हैं। इनमें से कौन कौन कवर है, तो जो NFSA एक्ट के अंदर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, वो सारों को मिलेगा। मतलब ये जाके PDS में से हम सामान लेते हैं, बट यहाँ पे आपको ATM में जाओगे और तुरंत ही सामान मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पैसे निकालते हो वहाँ से इधर आपकी लिमिट होती है 5 किलो की, तो आपको 5 किलो तक मिल जाएगा, दैट्स इट। कैसे ये काम करेगा, तो भाई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। बायोमेट्रिक आधार में लगा ही हुआ होता है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो 75% पॉपुलेशन है रूरल की, वो NFSA के अंदर आती है, और 50% जो है वो अर्बन की भी अंदर आती है। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 75% और 50% रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन है रिस्पेक्टिवली। ओके, इसको ग्रेन ATM बोला है, जिसका नाम है अन्नपूर्ति। ये 24 घंटे काम करता है, दिन रात सुबह शाम। ओके, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है बाय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। टाइप ऑफ क्वांटिटी एंड सिलेक्टेड ग्रेन, ये सब डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। यूनिवर्सल एक्सेस मिलती है सबको। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप सोचिए, जो लाइनों में लगाते थे वो कितनी कम हो जाएगी, ईजी हो जाएगा, राइट। और किसी को भी कभी भी मिल पाएगा। और ये कनेक्टेड होगा सोलर पैनल से, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को और हम प्रमोट कर सके। अबाउट UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, जिन्होंने इसको बनाया है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ह्यूमंस के लिए काम करती है, फूड असिस्टेंट के लिए, और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 2020 में। नॉर्मल बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हमने कर दिया। मेन यही ध्यान देना है। ये देखो, आप न्यूज़ को यूज़ कहाँ पे करोगे, तो जो आपका GS4 है वहाँ पे यूज़ करो। GS3 का इनोवेशन सेक्टर जो टॉपिक है वहाँ पे आप यूज़ करो। इवन GS2 में भी यूज़ करो। GS2 में आप सोसाइटी में जो इश्यूज आते हैं वहाँ पे आप यूज़ करो। बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको ये पता चल जाता है कि ये न्यूज़ मुझे पता है, फिर बहुत सारे वर्टिकल्स में आप कोई भी एक चीज़ को डाल पाओगे। बस आंसर राइटिंग की आप एक ट्रिक सीख जाओ कि हाँ ऐसे होता है। हम कभी करेंगे आंसर राइटिंग सेशन भी करेंगे। और इवन अभी तुम माफ़ कीजिएगा, रिकॉर्डिंग गलती से मेरा छूट गया था, अभी मैं वीडियो को मर्ज कर दूंगा। आगे देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी तो मुझे भाई थोड़ा एक प्लेस भी मिल गई है, वहाँ पे हम मॉर्निंग को भी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो मैं ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा और सब्जेक्ट भी अभी हम कवर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग लॉज बिल 2024 लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। इन शॉर्ट, बैंकिंग को और अच्छा करने की बात है। क्या क्या बात की गई है कि जो भी नॉमिनी होते हैं, नॉमिनी की आप संख्या को 4 कर दिया गया है। मतलब कोई स्टेक होल्डर है, उसके कोई नॉमिनी रखना है तो वो अभी 4 तक रख सकता है, तो उसको और अलाउड कर दिया है। फिर अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं बहुत सारे लोगों के, वो भी आप अभी इजीली निकाल पाओगे बाय इन्वेस्टर फंड इन एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के थ्रू। होता क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसके दादा दादी और नाना नानी बहुत कोई भी पैसा रख के गए होते हैं, बट नॉमिनी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता, या फिर उनके जो जनरेशन उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे पास ये पैसा था, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसके थ्रू आप निकाल पाओगे। इवन जो उड़ान है, शायद जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, उमंग है शायद, उमंग, वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डिंग, उधर को 2 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर पहले 5 लाख तक रख सकते थे, अभी 2 करोड़ तक रख सकते हैं। और फिर कॉरपोरेटिव सेक्टर का जो टेन्यूर था डायरेक्टर का, उसको भी 10 ईयर्स तक कर दिया है, पहले ये 8 साल था। सिग्निफिकेंस क्या होगी, बैंकिंग और अच्छी हो जाएगी, अनक्लेम डिपॉजिट को इशू करने में और इजीनेस हो जाएगी, और कंसिस्टेंसी आएगी RBI के रिपोर्टिंग में। जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, जो अनक्लेम डिपॉजिट वाली बात को देखेगा, वो किसके अंदर बना है, तो कंपनीज एक्ट के थ्रू बना है, और इसको अमेंड किया गया था कंपनीज एक्ट 1999 के अंदर। ये क्या प्रमोट करता है, तो इन्वेस्टर की अवेयरनेस को प्रमोट करता है और प्रोटेक्शन करता है इन्वेस्टर्स का। ओके, ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है, क्योंकि कंपनी एक्ट में बना है ना, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये जनरल है बात है, ठीक है। चलो अभी हम शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। कर्क्स रीजन, तो देखो रशिया का जो एकदम वेस्टर्न बाजू आप आ जाते हो, वहाँ पे आपको मिलता है कर्क्स रीजन। वैसे रशिया इसके बाद भी है, कालिनिनग्राड आपका आता है यहाँ, इससे भी बहुत अंदर आता है। जो बाल्टिक सी है वहाँ पे कालिनिनग्राड है, बट ठीक है, यहाँ पे कर्क्स रीजन की बात है। कर्क्स रीजन पे क्यों न्यूज़ में था, तो यहाँ पे रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इसलिए यहाँ पे 2 रिवर है, नीपर एंड डॉन,
और टाइप्स ऑफ सॉइल इज़ चर्नोजेम, बस यही याद रखना है हल्का सा, चर्नोजेम सॉइल करके यहाँ पे एक टाइप मिलती है सॉइल की जो कि रिच होती है आयरन में, फोस्फेट में और पीट में। ओके, बाकी कुछ खास नहीं, बाकी ये रीजन को याद रख लो कि हाँ कर्क्स नाम का रीजन है रशिया के आजू बाजू। अभी देखो प्रीलिम्स बहुत दूर है तो कम चांसेस है ऐसा पूछा जाए, बट फिर भी याद रख लो, ऐसे ही देख रहे हैं याद रह जाएगा। फिर है चेक्स ट्रंकेशन सिस्टम। ओके, ये इन शॉर्ट क्या बात करता है, जो हम फिजिकल चेक का यूज़ करते हैं ना, मतलब जो भी हम पैसा देने के लिए चेक को यूज़ करते हैं, वो चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दो, दैट्स इट। आपने बैंक में पैसा दिया तब से वो स्कैन हो जाएगा चेक, सॉरी आपने चेक दिया बैंक में तब वो चेक स्कैन हो जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद जो भी काम होगा वो ऑनलाइन इमेज के थ्रू होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, तुरंत फास्ट हो जाएगा ना, कि आप फिजिकल चेक इधर उधर घुमाओगे, उससे अच्छा है फोटो घुमा लो, तो ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक को एलिमिनेट कर देती है, इससे बस जल्दी हो जाएगा। इसमें जो इंक लगती है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर की रिकॉग्निशन लाइन होती है, मतलब प्रिसीजन के लिए ये सब बात है, नॉर्मल है। और ये एनपीसीआई यहाँ पे एक्ट करता है चेक प्रोसेसिंग सेंटर के लिए। ओके ओके, इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है। सीटीएस क्या है, तो चेक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक को यूज़ करता है ताकि फिजिकल चेक की मूवमेंट को एलिमिनेट कर दिया जा सके। और इससे हमारा एम क्या है कि जो चेक का सबमिशन होता है और क्लियरिंग होता है वो हम T+1 लेके आ जाएं, ठीक है। T+1 मतलब ट्रांजेक्शन +1, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके विद इन 1 डे, मतलब 24 आवर इसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है, क्लियर कर लिया जाए पूरा का पूरा। जो हमारा शेयर मार्केट होता है वहाँ पे भी हम पहले T+2 चलाते थे, मतलब 2 दिन, फिर हम T+1 लेके आए हैं और अभी हम T+0 पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। T+0 मतलब जब हुआ तब के तब करो। यूजुअली T+1 चल रहा है बट T+0 हमारा एम है, और यहाँ पे हमने बैंकिंग में चेक में T+1 ला दिया है कि 24 आवर, एक दिन के अंदर आपको करना है। चलिए, फिर है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पेरीमेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। देखो बहुत सारे डिजास्टर आते रहते हैं राइट देश में। नागालैंड ने एक बहुत ही दिमाग वाली बात सोची कि हम क्या करते हैं, इसका ही इंश्योरेंस ले लेते हैं, कि हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इंश्योरेंस, कि हम आपको प्रीमियम देंगे और अगर कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बैंक लेगा। इंश्योरेंस है भाई, ये नागालैंड ने साइन किया है बाई किसके साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पे जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इंश्योरेंस लिया जाएगा फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ओके, 3 साल का ये ड्यूरेशन है, 3 साल तक भरेंगे, उसके बाद अगर डिजास्टर उसके दौरान अगर डिजास्टर आता है तो एसबीआई पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेगी। और ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा देखिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, एसबीआई तो समझ लीजिए और अभी भी सरकारी बैंक है, अगर प्राइवेट बैंक भी इसमें इंक्लूड हो जाए तो जो हमारी सरकारी जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की, वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर के पास, और जो सरकार का हज़ारों करोड़ों का खर्चा होता है ना उसको हम बचा पाएंगे, और जो विक्टिम है उनकी हम और अच्छे से मदद कर पाएंगे। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखोगे अपने मेंस के लिए और इवन इंटरव्यू के लिए भी, ये बहुत अच्छा आइडिया है, इट्स गुड। तो डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ओके, फिर है सेरोपेजिया शिवरानिया। एक फ्लावर मिला है हमें जिनका हमने नाम रख, एक फ्लावरिंग प्लांट है जिनका हमने नाम रखा है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर, ठीक है, इसीलिए शिवरायना। ओके, इन शॉर्ट ये क्या है, ये फ्लावर एंडेमिक टू इंडिया है, रेयर है, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, यूनिक है ये थोड़ा सा, बस इतना ही काम का है, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें, तो रहने दीजिए, खामखाए दिमाग मत लगाइए, बस देख लीजिएगा शिवरान्या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर इनको रखा गया है। चलिए आगे, फिर है पोलर कपल्ड एनालिसिस प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज। इन शॉर्ट क्या है, हम सैटेलाइट की हेल्प के थ्रू जो पोलर के, मतलब जो पोल्स के एरिया हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक, उसको मेजर करते रहेंगे, ठीक है, क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, दैट्स इट। बाकी सब बकवास है, ऐसे ही देख लेते हैं कि ये किसका इनिशिएटिव है। तो ये PCAPS पार्ट ऑफ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एडवांस रिसर्च अर्थ सिस्टम की करना थ्रू साइंस सर्विस एंड वैल्यूएबल साइंस साइकिल अप्रोच, इम्प्रूव वार्निंग प्रोसेस करना ताकि हमें और पता चले कि नेचुरल वेदर इम्पैक्ट होते हैं उसके हमें क्या करना चाहिए। ओके, नॉर्मल बात है। चलिए, बकवास न्यूज़ है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमने 2-3 दिन पहले भी देखा था कि गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, ये भी वही है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है,
हॉर्टिकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा हम होलिस्टिकली काम कर पाए उसके लिए लेके आए हैं। और मेन क्या है इसका फोकस, तो वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिले और यील्ड ज़्यादा हो ऐसा हम यूज़ करें। ओके, नॉर्मल बात है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो भाई नाइन हम स्टेट ऑफ क्लीन प्लांट सेंटर बनाएंगे, रोफर सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और विथ ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। आगे पर्वत प्रहार हमारी एक्सरसाइज है, इंडिया की खुद की ही, लद्दाख में हुई है। इन शॉर्ट हम जो हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट होती है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स इट, ताकि कभी हमें दिक्कत हो जाए तो उसका हम सामना कर पाएँ। ठीक है, फिर है यूपीआई ने भाई लिमिट बढ़ा दी है। अभी तक क्या था कि यूपीआई का अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है एक दिन में 1 लाख तक की लिमिट थी, अब ये लिमिट 5 लाख तक की हो गई है। ये 24/7 365 डेज काम करता है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है और हमारा जो बेस है वो 42.4 करोड़ तक पहुंच गया है। नॉर्मल बात है। यूपीआई को कौन लेके आया था, तो NPCI लेके आया था, और किसके अंदर, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर। ओके, फिर है राघोजी बांगरे। देखिए ये क्या है, तो जो कोली अपराइजिंग हुई थी, ये कोली अपराइजिंग के लीडर थे, ट्राइबल रिवॉल्यूशन लीडर थे, ब्रिटिशर्स के सामने लड़े थे और मनी लेंडर्स के सामने लड़े थे अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन स्कीम्स। और बट समहाउ ये ब्रिटिशर्स के सामने फेल हो गए थे। बस इतना ही है। बाकी ये कोली अपराइजिंग है वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ पाएंगे ईजिली। ये जो भील एरिया है, हम जो भी बोल रहे हैं ना, भील प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला ये जो एरिया है भील प्रदेश वाला, इसमें से ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, फिर थोड़ा बहुत बड़ा था, बट जब ब्रिटिशर्स का सेपरेशन आता है तब ये टूट जाता है। ओके, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, नॉर्मल देखो इतना बड़ा ये अपराइजिंग नहीं थी, तो क्वेश्चन यही आ सकते हैं कि किन के अगेंस्ट थी और इनका लीडर कौन था, दैट्स, और हाँ कौन से एरिया में थी, दैट्स इट। ठीक है, तो यही है, अभी इतना ही न्यूज़ था। अगर आपको देखो कभी भी बोरिंग लग रहा है कि भाई मैं कोई न्यूज़ को ज़्यादा खींच रहा हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा, उसको हम थोड़ा सा कम खींचेंगे। और अगर लगता है कि नहीं सही है तो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और रीच बढ़ जाए और पढ़ाने को और मज़ा आए। बाकी तो कोई एम नहीं है हमारा ज़्यादा, ठीक है। सुनने के लिए आपका, और हाँ लाइक भी कीजिएगा भाई। सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद। और हाँ एक और बात कि भाई कल से हम कोशिश करेंगे वीडियो लेके आएँ कल्चर के, इकोनॉमिक्स के, और इवन जो ये मंथली मैगज़ीन है उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। मेन फोकस मेरा अभी ये रहेगा, क्योंकि अभी शुरू किया है कोई काम, तो पहले उनको ख़त्म करते हैं, फिर इन पे भी हम आएंगे। सबसे पहले मुझे आपकी बस प्रायोरिटी बता दीजिएगा, डेफिनेटली हम इसी मंथ शुरू करेंगे, और कोई ना एक सब्जेक्ट हम इसी मंथ आधा कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, चलिए, इतना सुनने के लिए शुक्रिया, जय हिंद।